बल ज्यादा प्रभावी होता है, तो फिलहाल हम इसी की चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि किसी भी आवेश पर वो आवेश स्वयं के विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई बल आरोपित नहीं कर सकता। यानी हम ये कहें कि किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर खुद बल नहीं लगा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी आवेश पर अगर किसी विद्युत क्षेत्र के कारण कोई बल लग रहा है तो समझ लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र उस आवेश का नहीं होकर के किसी अन्य आवेश या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास में एक धनात्मक Q आवेश है, और ये जो धनात्मक Q आवेश है, इस धनात्मक Q आवेश पर ये एक विद्युत क्षेत्र है जिसके कारण कोई बल लग रहा है। हमेशा याद रखें बच्चों कि धनात्मक Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्य करता है, यानी कि धनात्मक Q आवेश पर किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की जो दिशा होती है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा धनात्मक आवेश पर एक ही दिशा में होती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि F बराबर Q इंटू E। आप देख सकते हो यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, इस बात को बता रहा कि दोनों की दिशा सेम है। इसी प्रकार से अगर मैं ऋणात्मक आवेश की बात करता तो मैं कह सकता था कि किसी भी ऋणात्मक आवेश पर, ये एक माइनस आवेश है, ठीक है, और मान लीजिए इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, तो ऋणात्मक आवेश पर जो बल की दिशा होगी वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में होती है, हमेशा विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये भी है कि ऋणात्मक आवेश पर बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है, जबकि धनात्मक आवेश पर बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होती है। इसी बात को लेकर के हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, तब हम इसको एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसके एक सिरे पर माइनस Q आवेश है और दूसरे सिरे पर प्लस Q आवेश है। अभी जैसे हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक है, और जो माइनस Q आवेश है उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर मैं इसको F1 कहूं तो मैं इसको F2 कह सकता हूं। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करो बच्चों कि मान लो ये एक लकड़ी है आपके पास में, ये एक लकड़ी है, ठीक है, और ये जो है ये एक किसी व्यक्ति का हाथ है जो इसको इस तरफ धक्का दे रहा है। आप देख सकते हो इसको किस तरफ धक्का दे रहा है। ये एक लकड़ी है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक लकड़ी है और इस लकड़ी को एक व्यक्ति इधर धक्का दे रहा है, ये अपने हाथ से इसको इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। ये लकड़ी जो है वो बीच में से कील पर किसी दीवार पर फिक्स है, ठीक है ना, और दूसरा जो व्यक्ति है वो इसे इधर धक्का दे रहा है, इस तरफ धक्का दे रहा है। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक अगर इसको लेफ्ट साइड से धक्का दे ऊपरी सिरे पर और दूसरा अगर इसको राइट साइड से हाँ मैं बोल दूं, दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको राइट साइड में धक्का दे निचले सिरे पर, तो ये लकड़ी क्या करेगी बच्चों? लकड़ी के साथ में क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? सर 0 डिग्री पे आ जाएगी, वापस वैसे हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इसने बताया कि 0 डिग्री पे आ जाएगी। यानी मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ये लकड़ी यूं घूम जाएगी। ये जो मैंने डिजाइन बनाया है सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी घूम जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो तो उस पर जो बल लगते हैं वो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि इस लकड़ी को, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव को, लकड़ी तो मैंने नाम के लिए कहा है, एक्चुअल में लकड़ी नहीं है, एक्चुअल में क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है, नंबर एक बात। अच्छा, कब तक घूर्णन कराएंगे ये भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये लकड़ी घूमी 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 और घूम करके यूं आ गई, ठीक है। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर नहीं बदले तो बल की दिशा भी नहीं बदलेगी, चाहे लकड़ी कितनी घूम जाए, यानी विद्युत द्विध्रुव कितना ही घूम जाए। अभी विद्युत द्विध्रुव घूम करके इधर आ गया, ये प्लस आवेश है
और ये जो आवेश है ये माइनस आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। हम कहेंगे प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, यानी इस दिशा में लगेगा, ठीक है। और जो माइनस आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये तो बल हो गया F1 और ये हो गया बल F2। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि विद्युत द्विध्रुव जिसको हम एक लकड़ी के रूप में मान रहे हैं, 1 मिनट के लिए समझने के लिए इसको एक लकड़ी के रूप में मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लकड़ी को एक व्यक्ति तो जो है राइट में खींच रहा है और एक व्यक्ति लेफ्ट में खींच रहा है। क्या बच्चों अब ये लकड़ी घूमेगी? नहीं। अब ये लकड़ी नहीं घूमेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लकड़ी तब तक ही घूमती है जब तक कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर के संरेखित नहीं हो जाए। आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र के समानांतर संरेखित हो गई है, ठीक है। तो हमने एक चीज तो ये सीखी कि भाई जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उस पर जो बल लगते हैं वो इस प्रकार से लगते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी चीज हम वापस से देखें इसमें, तो ये विद्युत द्विध्रुव था, ये प्लस आवेश था, ये माइनस आवेश था, एक बल इस पर इधर लग रहा था, एक बल इस पर इधर लग रहा था। ये बल F1 था, ये बल F2 था, F2 था, ठीक है। अब मैं अगर F1 का मान लिखना चाहूं तो F1 का मान कितना है भाई? Q इंटू ई, ठीक है। और अगर मैं F2 का मान लिखना चाहूं तो F2 का मान भी कितना है? Q इंटू ए। कुछ लोग इसको माइनस Q इंटू ई लिखते हैं, लेकिन माइनस का मतलब ये दिशा है। मैंने यहाँ पर देखो तीर का चिन्ह नहीं लगाया है। माइनस में कब लिखूंगा? जब मैं तीर का चिन्ह लगाऊंगा। तो मैं अभी केवल परिमाण बता रहा हूं, अभी मैं दिशा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दिशा हमें दिख रही है क्लियरली कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कुल बल निकालना हो, टोटल बल निकालना हो इस विद्युत द्विध्रुव पर, तो क्या करेंगे? तो हम सब जानते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर या किसी भी भौतिक राशि पर कुल बल निकालना है तो उसके सभी बलों को का सदिश योग कर दो। तो सदिश योग करते हैं अपन, F1 और F2 को जोड़ देते हैं। F1 का मान है QE, ठीक है, और F2 का मान भी है QE। अब इनको अपने को जोड़ना है, ये हमने इनको जोड़ दिया, लेकिन एक को आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक दिशा में है तो दूसरा उसके ठीक विपरीत दिशा में। अब एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया तो दोनों बल आपस में कट गए, यानी बल टोटल कितना आ गया अपने पास में? 0। तो आपने एक खास बात देखी कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान परिमाण के एक समान दिशा वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो सदैव ही शून्य होता है। लेकिन बलों की जो दिशाएं हैं वो इस प्रकार से होती है कि ये इस विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने का प्रयास करते हैं। और प्यारे बच्चों, हमने 11वीं में नहीं पढ़ सके कोविड की परिस्थितियों के कारण, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी वस्तु पर जब बल कार्य करता है तो वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। यानी जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है उसी दिशा में गति करती है। लेकिन जब वस्तु घूर्णन कर रही हो तो समझ लीजिए उस पर बल कार्य नहीं कर रहा, उस पर बल आघूर्ण यानी टॉर्क्यू, इसको टॉर्क्यू से व्यक्त करते हैं। बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, घूर्णन कराने के लिए बल आघूर्ण और गति कराने के लिए बल, ठीक है। लेकिन हमें पता चला अभी कि टोटल बल का मान तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, गति नहीं करेगा। गति नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टोटल बल 0 आ गया। लेकिन जो घूर्णन ये कर रहा है उससे ये हमें पता चल रहा है कि भाई घूर्णन कर रहा है, इसका मतलब बल आघूर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बल आघूर्ण का मान 0 हो तो वस्तु घूर्णन नहीं करेगी। बल का मान 0 हो तो गति नहीं करेगी, बल आघूर्ण का मान 0 हो तो घूर्णन नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच है इस बात में। जब हम कहते हैं कि बल का मान 0 हो तो गति नहीं करेगी, ये केवल उन परिस्थितियों में है कि अगर वस्तु स्थिर थी, प्रारंभ में स्थिर थी और उस पर बल नहीं लग रहा है तो वो स्थिर ही रहेगी। अगर वो प्रारंभ में गतिशील थी, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, गति नहीं करेगी, लेकिन ये कब लागू होता है? जब वो प्रारंभ में स्थिर थी। पर ये नियम तब लागू नहीं होता है जब वस्तु पहले से ही गतिशील हो। अगर वस्तु पहले से ही गतिशील हो और उस पर बल नहीं लगा रहे हो तो वो उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी। पर हमें यहाँ पर सेकंड वाला भाग काम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव हमारा ऑलरेडी स्थिर है, और स्थिर है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो ये गति नहीं करेगा, अपनी जगह रहेगा। तो हमें दो बातें पता चल गई कि एक तो बल 0 होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। और दूसरा हमें पता चल गया कि चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, ये घूर्णन कर रहा है,
घूर्णन कर रहा है मतलब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी मैं गलती से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल गया, बल आघूर्ण, अगर ये घूर्णन कर रहा है तो इसका मतलब बल आघूर्ण शून्य नहीं है। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर बल आघूर्ण शून्य है तो ये घूर्णन नहीं करेगा, और अगर बल आघूर्ण शून्य नहीं है तो ये घूर्णन करेगा। यानी कि हमें एक बात और पता चल गई कि चूंकि ये घूर्णन कर रहा है इसलिए बल आघूर्ण का मान शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो हमारे पास में क्या डेटा आ गया कि बल का मान तो शून्य है लेकिन बल आघूर्ण का मान शून्य नहीं है। बस अभी इसी चीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो कि आपके सामने एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा लेफ्ट टू राइट है, और इसमें एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिस विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर प्लस आवेश है और दूसरे सिरे पर माइनस आवेश है। प्लस आवेश वाले सिरे को हमने सी कहा है और माइनस आवेश वाले सिरे को हमने ए कहा है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लग रहा है जिसे हम कहेंगे F1 बराबर Q इंटू ई। तो हम क्या कहेंगे, प्लस आवेश पर लगने वाला बल हो गया F1 बराबर Q इंटू ई। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने F और E दोनों पर ही तीर का चिन्ह लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो मान लिख रहे हैं वो सदिश लिख रहे हैं। जब आप तीर का चिन्ह लगा दो तो आपको दिशा अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ तीर का चिन्ह नहीं लगाते हो तो आपको अलग से दिशा लिखनी पड़ेगी इसकी, कि इसकी दिशा जो है वो इस तरफ है। ठीक है। अब अगर मैं माइनस क्यू आवेश पर बल निकालना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि माइनस आवेश पर बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो माइनस क्यू आवेश पर जो बल होगा F2 वो कितना हो जाएगा, माइनस का Q इंटू ई। मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था तब माइनस काम में नहीं लिया था, लेकिन अब मैं माइनस काम में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने केवल इसके परिमाण की बात की थी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम यहाँ परिमाण की नहीं सदिश राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर F और E दोनों के ऊपर ही तीर का चिन्ह लगाया हुआ है। और आप देख सकते हो कि F2 की तरफ तो प्लस वाला चिन्ह है और E की तरफ जो है वो माइनस वाला चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल की दिशा है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। अब अगर हमको कोई कहे कि कुल बल निकालना है, कुल बल कितना है, तो कुल बल कितना होगा भाई, कुल बल यहाँ से पता चल रहा है F बराबर F1 प्लस F2। F1 और F2 को जोड़ देते हैं, तो F1 और F2 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में F1 का मान प्लस क्यू ही आ गया, जबकि F2 का मान माइनस का क्यू ही आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आपके पास में कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि बल का मान शून्य था, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बल का मान हमारे पास में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसका देखो, कोई भी चीज जब हम निकाल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई भौतिक अर्थ है। इसका भौतिक अर्थ क्या है कि जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को आप एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो वो विद्युत द्विध्रुव वहीं बना रहता है, उस विद्युत क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता है, वो उस विद्युत क्षेत्र में गति नहीं कर सकता। अगर आपने उसको स्थिर रख दिया प्रारंभ में तो वो स्थिर ही बना रहेगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं मतलब कार्य करने की दिशाएं, जैसे कि हमने कहा था ये एक प्लस आवेश, ये एक माइनस आवेश, ये इसके कार्य करने की दिशा इधर है, इसके कार्य करने की दिशा इधर है। क्रिया रेखाएं इस प्रकार से हैं कि इसको घूर्णन कराने का प्रयास करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बलों का परिमाण जो है वो तो समान है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण कुल बल शून्य है। लेकिन बलों की क्रिया रेखाएं इस प्रकार से हैं कि विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने का प्रयास करती हैं, और घूर्णन कराने का प्रयास करती हैं, इसलिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब भी घूर्णन करेगा तो इसका मान जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने का मतलब क्या है कि इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ये जो बल आघूर्ण इसमें उत्पन्न होगा, इस बल आघूर्ण का मान कितना होगा, तो बल आघूर्ण जो है उसके अलग अलग सूत्र होते हैं, लेकिन जब दो बल कार्य कर रहे हो तो इसे हम बल आघूर्ण की जगह बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये बलों के युग्म यानी दो बलों के कारण लगता है। और इसका जो सूत्र होता है और इसकी जो परिभाषा है वो सेम है, जो सूत्र है वही परिभाषा है। तो क्या सूत्र है, तो सूत्र ये है कि अगर दोनों बल समान हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक बल का, जैसे मान लीजिए F1 है, ये F2 है, तो इन दोनों में से किसी भी एक बल का आप परिमाण ले लो। ये बल का मैंने परिमाण ले लिया, किसी भी एक बल का, चाहे F1 का ले लिया चाहे F2 का ले लिया, और इसको गुणा कर दिया। किससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी से। अब क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालें, तो इसको इस चित्र से आपके समझ में आ जाएगा। ये एक आवेश है, प्लस आवेश है, ये एक माइनस आवेश है,
और ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर इधर बल लग रहा था, इस पर इधर बल लग रहा था। इस रेखा को अगर आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो यूं आ जाएगी, इस रेखा को पीछे की तरफ लेके जाओगे तो यूं आ जाएगी। तो ये दोनों की क्रिया रेखाएं हो गई। अब आपको कोई कहता है भाई इन दोनों के बीच की दूरी नाप के बताओ, मान लो मैं इसको नाम भी देता हूं ए बी, और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू। कोई आपको कहता है ए बी और पी क्यू के बीच की दूरी निकालो, तो हमेशा जब ए बी और पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी हो तो लंबवत दूरी ज्ञात कर लो। ये लंबवत दूरी, ये जो रेखा मैंने अभी भी बनाई है इसकी लंबाई ज्ञात कर लो। यानी हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से दो तरीके से इसको कहा जा सकता है, बल इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की डिस्टरबेंस के लिए। तो मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा था। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हेलो? यस सर। हाँ ठीक है, एक फोन आ गया था बीच में, डिस्टर्बेंस हो गया था। चलो, तो मैंने क्या कहा था कि हमें जब बल आघूर्ण निकालना है तो बल आघूर्ण का क्या तरीका होगा, किसी भी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी या दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जिसको इस लाइन से हम बता रहे हैं, ये हमें निकालनी है और ये आपको यहाँ पर रख देनी। मान लो इसकी लंबाई x है तो आप यहाँ x रख दीजिए, ठीक है। तो अब यही सूत्र अपन यहाँ पर काम में लेने वाले हैं और इसी सूत्र से हम ये मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं बच्चों हमारे पास में क्या आता है। हमारे पास में जो मान आएगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मान हमारे पास में आएगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण जो है वो है बल इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दो बल हमारे पास में है, पहला हमारे पास में QE है, दूसरा हमारे पास में माइनस का QE है। लेकिन हमें क्या लेना है, बल का परिमाण लेना है। यहाँ पर किसी भी एक बल का परिमाण, क्यों किसी भी एक बल का क्यों लेना, दोनों का क्यों नहीं लेना, क्योंकि दोनों का बराबर है। पहले का परिमाण भी QE है और दूसरे का भी QE है। तो आप कहोगे साहब माइनस कहाँ चला गया, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि परिमाण में प्लस और माइनस नहीं आता है। प्लस और माइनस सदिश राशि में दिशा को व्यक्त करता है हमेशा, सदिश राशि में दिशा को व्यक्त करता है हमेशा, ये ध्यान रखना। इसलिए पहले बल F1 का परिमाण भी QE आएगा और दूसरे बल F2 का परिमाण भी QE आएगा। तो ये हमने QE रख दिया। अब क्या रहना है हमको, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो पहले बल की क्रिया रेखा इधर है, दूसरे बल की क्रिया रेखा इधर है, और इन दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी है जो आपको दिखाई दे रही होगी, वो कितनी है, BC है। कितनी है दूरी, BC है। तो हमें यहाँ पर BC की वैल्यू रखनी है, ये हमने रख दिया BC। अब अगर मैं BC की वैल्यू निकालना चाहता तो BC की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर एक तरीका काम में लेंगे। कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो समझना बेटा, ये एक विद्युत द्विध्रुव था, प्लस Q आवेश था, ये माइनस Q आवेश था। ये मैंने ये क्रिया रेखाएं बना दी, ये एक क्रिया रेखा इधर थी, एक क्रिया रेखा इस तरफ थी, एक क्रिया रेखा इस तरफ थी। दोनों के बीच की लंबवत दूरी यानी ये हमें निकालनी थी। ये C बिंदु था, ये A बिंदु था, और इसको हमने नाम दे दिया B बिंदु। अगर मैं इसे 2 थीटा मानूं, देखो कई जगह इसको 2 थीटा माना जाता है, कई जगह इसको थीटा माना जाता है, तो हम इसको क्या मान रहे हैं, यहाँ पर थीटा मानेंगे। 2 थीटा नहीं मानेंगे, यहाँ पर बाई मिस्टेक 2 थीटा लिख दिया है, ओनली हम इसे थीटा मानेंगे। हमें ये दूरी निकालनी है। सबसे पहली बात तो इस थीटा के हिसाब से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब आपके पास में क्या क्या चीजें हैं, एक तो आपके पास में कोण थीटा है, और दूसरा कर्ण की लंबाई है आपके पास में। कर्ण की लंबाई कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो हम सब जानते हैं कि भाई दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको हम क्या लेते हैं, जो फालतू चीजें जिनकी जरूरत हमें नहीं है अभी, मैं उनको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम 2a मानते हैं हमेशा, तो इसको हमने 2a ले लिया। जब आपके पास में एक कोण और एक लंबाई हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, जब एक कोण और एक लंबाई हो सॉरी, किसी भी समकोण त्रिभुज में, और आपको कोई एक लंबाई निकालनी, एक भुजा की लंबाई निकालनी हो, किसी एक भुजा की लंबाई और एक कोण हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा में से एक को काम में लिया जाता है।
और अगर दो भुजाओं की लंबाई दी गई और तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय काम में ली जाती है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है, इस वजह से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात काम में लेंगे। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, हम कौन सा वाला काम में ले, तो हमें कौन सी भुजा की लंबाई निकालनी है, लंब की निकालनी है। दिया हुआ कौन सा है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वो वाला काम में ले लो। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में है, तो चाहो तो आप साइन थीटा काम में ले सकते हो, चाहो तो आप कॉसेक थीटा काम में ले सकते हो, पर जितनी कोशिश हो हमेशा साइन कॉस या टेन में से ही काम में लेना, क्योंकि इनके मान हमें आसानी से याद होते हैं। हमें कॉसेक सेक और कॉट के मान आसानी से याद नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं, याद तो होते हैं लेकिन आसानी से याद नहीं होते। तो अब मैं सूत्र काम में ले रहा हूं बच्चों। हम सब जानते हैं लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंब कितना है, तो लंब जो है वो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा। चित्र में अगर अपन इसको देखेंगे ये वाली भुजा को, तो चित्र में ये वाली जो भुजा है वो बीसी है, तो ये लंब को हटा करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बीसी, ये बीसी लिख दिया, ठीक है। और कर्ण जो है उसको आप देखोगे तो वो क्या है, एसी, तो ये हमने इसको हटा के लिख दिया ए सी, तो बीसी अपॉन एसी बराबर साइन थीटा, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। तो ये सूत्र मैं यहाँ पर काम में लेने वाला हूं, बीसी अपॉन एसी बराबर साइन थीटा वाला। तो देखो हमने ये एक इक्वेशन लिखी, अब हमने चित्र से लिख दिया लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा बराबर बीसी अपॉन ए बी। ये बाई मिस्टेक ए बी लिखा हुआ है, इसको ए बी की जगह आपको एसी करना है। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लेना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो गड़बड़ होती है, तो उनको हमें बाद में सुधारना है। ये नोट्स मैं मेरे काम में नहीं ले रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं उनके नोट्स काम में ले रहा हूँ। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से आप आज स्पष्ट देख सको इसलिए उनके नोट्स काम में लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ए बी लिखा हुआ है, ए बी की जगह क्या आएगा, यहाँ पर ए बी के स्थान पर आएगा ए सी, ठीक है। तो ये गलती जो है वो हम सुधार लेंगे, और ये गलती मैं जो है वो बता भी दूंगा आपको भाई इस पेज में गलती है। तो वापस हम आ जाते हैं, बीसी अपॉन एसी आ गया। अब ये जो एसी है, इस एसी को इधर ले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा बीसी बराबर एसी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमने बीसी बराबर एसी साइन ऑफ थीटा हमारे पास में आ गया। ये देखो बीसी बराबर एसी साइन थीटा, यहाँ पर भी वही गलती की हुई है। गलती क्या की हुई है कि एसी की जगह ए बी लिखा हुआ है। अब हम एसी का मान रखेंगे, तो एसी का मान कितना है, 2a। आप सब देख रहे हो एसी का मान कितना है, 2a। तो हमने यहाँ पर रख दिया एसी का मान 2a, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा कितना आ गया, 2a साइन थीटा। तो बीसी का मान आ गया हमारे पास में। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर ध्यान दो। इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास में, टॉर्क क्यू बराबर QE है, ठीक है। और उसके बाद में 2a की जगह क्या है, सॉरी बीसी की जगह है 2a साइन थीटा, तो QE इंटू 2a साइन थीटा ये अपने पास में आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ये जो Q है और ये जो 2a है इसको एक साथ लिखने वाला हूं। तो ये देखो इसको एक साथ लिख दिया Q इंटू 2a, और E को अलग लिख दिया। तो Q इंटू 2a बराबर कितना होता है, हम सब जानते हैं Q इंटू 2a बराबर होता है P। Q इंटू 2a बराबर क्या होता है, P। तो ये यहाँ पर Q इंटू 2a की जगह अपने पास में आ गया P। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो टॉर्क क्यू अपने पास में आया है, आप कैसे पता लगाओगे कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, किसी भी समीकरण को देख करके। तो समीकरण का जो लेफ्ट साइड है उसको ध्यान से देखो, उस समीकरण के लेफ्ट साइड में आपके पास में क्या है, P है, E है और साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा के बारे में तो भूल जाओ, क्योंकि ना ये सदिश राशि नहीं होती, ये अदिश राशि होती। आप केवल किस पे कॉन्सेंट्रेट करो, P और E पर, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो तीन चीजें दी हुई है इनको पहचानना है, इनमें से कौन सदिश है और कौन अदिश है। मैं आपके समझने के लिए केवल जो सदिश होगा उस पर तीर का चिन्ह लगा दूंगा। तो साइन थीटा तो अदिश राशि है, तो हमें पता है क्योंकि ये केवल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि P द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, हमें पता है E भी एक सदिश राशि होती है। तो टोटल कितनी सदिश राशियां हो गई, दो सदिश राशियां, दो सदिश राशियां हो गई। कक्षा 11 में हमने ये पढ़ा था कि बल आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि, बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। बल युग्म आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। हालांकि कोविड की परिस्थितियों के कारण वो चैप्टर अपन नहीं पढ़ सके थे, तो एक चीज हमें पता चल गई। देखो सूत्र क्या आ रहा है, टॉर्क क्यू बराबर PE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो ये जो P है ये सदिश है, E सदिश है और टॉर्क क्यू सदिश है। तो जब दो सदिश राशियों को गुणा करने पर
कोई सदिश राशि प्राप्त हो, जो परिणाम है वो भी सदिश हो, तो समझ लो कि ये जो परिणाम है ये इन दोनों सदिश राशियों P और E का सदिश गुणा है। ये P और E का क्या है? सदिश गुणा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिशा निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, टॉर्क्यू की दिशा कैसे निकालेंगे। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि ये जो टॉर्क्यू है वो क्या है, ये इन दोनों सदिश राशियों का सदिश गुणा है। ठीक है, ये सदिश राशियों का सदिश गुणा है। लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखो एक सूत्र होता है बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या है इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर ए बी साइन थीटा दिया हुआ हो तो उसे ए क्रॉस बी लिख सकते हो। ए बी साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? शर्त नंबर 1 कि ए एक सदिश राशि हो, शर्त नंबर 2 कि बी एक सदिश राशि हो, शर्त नंबर 3 कि थीटा ए और बी के बीच का कोण। देखो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाया हुआ है, आंख मीच कर लिख दो ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी को। लेकिन ए बी साइन थीटा दिया हुआ है तो उसको ए क्रॉस बी लिखने से पहले 3 शर्तें देखो, क्या ए सदिश है, क्या बी सदिश है, क्या थीटा इनके बीच का कोण है। अगर ये तीनों शर्तों का पालन हो रहा है तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब अपन इसी बात को काम में लेंगे। ठीक है, तो हमारे को 3 शर्तें देखनी थी। ये देखो पी ई साइन थीटा है, इसमें 3 शर्तें देखनी है। शर्त नंबर 1 क्या कहती है कि भाई पी सदिश राशि है क्या, पी सदिश राशि है क्या, हाँ है। दूसरा, ई सदिश राशि है क्या, हाँ है। थीटा इनके बीच का कोण है क्या, अभी चेक कर लेते हैं थीटा इनके बीच का कोण है क्या। तो कैसे पता चलेगा थीटा इनके बीच का कोण है क्या, तो देखो ये एक माइनस आवेश था, ये एक प्लस आवेश था, ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव, और ये हो गई हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ये हो गई विद्युत द्विध्रुव यानी पी की दिशा। ठीक है, ये हो गया कोण थीटा। तो आप देख रहे हो कि पी और ई के बीच का कोण कितना है, थीटा है, यानी थीटा पी और ई के बीच का कोण है। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई कि पी सदिश है, ई सदिश और थीटा इनके बीच का कोण है। अब कैसे पता लगा कि पी और ई के बीच का कोण ही है ये, तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो ये एक सदिश है, ठीक है, ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, इन दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये एक्स सदिश है, ये वाई सदिश है, तो ये वाला 150 होगा। अब मुझे बताओ कि एक्स और वाई के बीच का कोण कितना है, तो या तो 30 भी दिख रहा है और 150 भी दिख रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि कोण निकालने के लिए किसी एक सदिश के शीर्ष से घूम करके दूसरे सदिश की के शीर्ष की ओर जाने पर बीच में जो कोण आ रहा है वही उन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो मुझे अगर एक्स और वाई के बीच का कोण निकालना है तो एक्स से वाई की ओर घूम करके जब मैं जाऊंगा तो बीच में 30 डिग्री आ रहा है, ये 150 डिग्री नहीं आ रहा है, 150 डिग्री इनके बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको इन दोनों के बीच का कोण नहीं कहेंगे। तो हमारे पास में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है, हमारे पास में ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस से प्लस आवेश की दिशा है। जो माइनस से प्लस आवेश की दिशा होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा होती है। हमने यहाँ पर देखा चित्र में कि ये ई की दिशा है, तो अगर मुझे पी और ई के बीच का कोण निकालना है तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ये पी से ई के कोण के लिए यहाँ से यहाँ चलेगी, और इन दोनों के बीच का कोण कितना माना हुआ था हमने, थीटा माना हुआ था। माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो, किसकी आवाज आ रही है, माइक बंद करो। ठीक है, तो रामकिशन धाकड़ अपना माइक बंद करो, रामकिशन धाकड़ अपना माइक बंद करो, रामकिशन धाकड़ अपना माइक ऑफ करो। सर बंदी है बेटा आवाज आ रही थी, अब ऑफ कर लो। ठीक है, तो वापस हम यहाँ पर आते हैं कि थीटा क्या हो गया, पी और ई के बीच का कोण हो गया। तो हमको जो 3 चीजें देखनी थी वो तीनों चीजें देख ली हमने, पी सदिश है, ई सदिश और थीटा इनके बीच का कोण है। तो जब हमने कहा था कि ए बी साइन थीटा में अगर ए और बी दोनों सदिश और थीटा इनके बीच का कोण हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो ऐसे ही पीई साइन थीटा में, पीई साइन थीटा में, ये पीई साइन थीटा में पी सदिश है, ई सदिश है और
थीटा इनके बीच का कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो ये देखो हमने टॉर्क बराबर P क्रॉस E लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये तो लिखा है आपने, टॉर्क की दिशा तो बताई ही नहीं, टॉर्क की दिशा तो बताई नहीं, तो टॉर्क की दिशा हम कैसे बताएंगे? तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है टॉर्क की दिशा निकालना। अपने सीधे हाथ को जैसा चित्र में दिया हुआ है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही रखना, आपको पता चल जाएगा, और फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो उसका आंसर मुझे देना। अपने सीधे हाथ को आप माइनस से प्लस आवेश की दिशा में रखो, माइनस से प्लस आवेश की दिशा में, यानी कि इस दिशा में रखो, इस दिशा में रखो, ठीक है। सीधे हाथ की चारों उंगलियों को इस दिशा में रखो, और जो चारों उंगलियां हैं उनको घुमा करके, और ये जो ई है यानी सेकंड वाला है, इसकी दिशा में ले जाओ। सीधे हाथ की चारों उंगलियों को पहली दिशा में रखो, घुमा करके दूसरी दिशा में ले जाओ, तो बाहर की तरफ जो अंगूठा निकला हुआ है, बाहर की तरफ जो अंगूठा निकला हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, ये आप मेरे को स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारे सीधे हाथ की चारों उंगलियां हैं, इसको पहले सदिश की दिशा में रखो, और इसको घुमा करके जैसे ही आप दूसरे सदिश की दिशा में लेकर के जाओगे, तो बाहर की तरफ निकला हुआ ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा किसको बताएगा? इन दोनों के सदिश गुणा से प्राप्त होने वाली राशि की दिशा को बताएगा। तो इन दोनों के सदिश गुणा से प्राप्त होने वाली जो राशि है वो हमारे पास में क्या थी? वो हमारे पास में थी टॉर्क क्यू, और उस टॉर्क क्यू की जो दिशा है वो दिशा हमारे पास में यहाँ पर आ रही है। अभी अपन देखेंगे, मैं वापस से पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूं, और यहाँ पर हम दिशा निकालने का प्रयास करेंगे। आप बच्चे मुझे इस टेक्निक से दिशा निकाल करके बताएंगे कि क्या दिशा हमारे पास में इसकी आ रही है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हो गई P की दिशा, ये हो गई E की दिशा। आपको क्या करना है? सीधे हाथ की चारों उंगलियों को और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत कर लेना है, और जो चारों उंगलियां हैं उनको P की दिशा में रखो, और इनको घुमा करके कहां ले जाओ? मुट्ठी को बंद करते हुए E की दिशा में ले जाओ। तो जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? इन दोनों के गुणा, सदिश गुणा से प्राप्त होने वाली राशि की दिशा को। तो अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस स्क्रीन पर दिखे हुए के हिसाब से मुझे बताओ कि P क्रॉस E की दिशा किधर आएगी? कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, मैंने जो दिशा निकालने का तरीका बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले एक बार मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। सारे बच्चे क्या करेंगे? जो मैं कह रहा हूं वो काम करेंगे। अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों को, अंगूठे को बाहर रखते हुए चारों उंगलियों को P की दिशा में रखो, सभी रखो। अब अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों को ऐसे घुमाओ कि ये घूम करके E की तरफ पहुंच जाए, घूम करके कहां पहुंच जाए? E की तरफ। तो जो आपका अंगूठा है वो इस स्क्रीन के हिसाब से बताओ, स्क्रीन के लंबवत अंदर की तरफ आ रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है, कि स्क्रीन से दाईं ओर आ रहा है कि बाईं ओर आ रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। फिर सोचो, एक बार फिर से समझो बेटा, फिर से समझो। सर, सीधा लेफ्ट हाथ, साइड। अपना सीधा हाथ लो, अपना सीधा हाथ लो, जो मैं कह रहा हूं वो काम करो। अपना सीधा हाथ लो, और स्क्रीन पर जैसे P की दिशा बनाई हुई है, अपनी चारों उंगलियों को उस दिशा में रख दो। तो आपकी चारों उंगलियां देखो इस दिशा में जाएंगी, यूं, इस दिशा में। अब अपनी मुट्ठी को घुमाओ, और घुमा करके नीचे की तरफ लेके आओ, इस दिशा में लेके आओ। तो आपका अंगूठा स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है बच्चों, इस तरफ जा रहा है। तो तुम तो बाहर की तरफ बोल रहे थे, अभी तो अंदर की तरफ जा रहा है ना। अब समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस सर। अब क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसकी दिशा किधर आ गई हमारे पास में? अंदर की तरफ। अब अंदर की ये तरफ। जो सामने दिया हुआ है, ये जो सामने दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे? अंदर की तरफ। अब मान लो कि आपके पास में होता ये P की दिशा इधर होती, और जो E है उसकी दिशा इधर होती, तब हम क्या करते? P की दिशा में अपनी चारों उंगलियां रखते, और E की दिशा में इसको घुमा करके लेके आ जाते, E की दिशा में इसको घुमा करके लेके आ जाते। तो बच्चों अब इस चित्र के हिसाब से मुझे देख के बताओ कि आपका अंगूठा अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ आएगा, कि दाईं ओर आएगा कि बाईं ओर आएगा? अपनी चारों उंगलियों को P की दिशा में रखो पहले, फिर घुमा करके इसको E की दिशा में लेके जाओ, ये P से E की ओर लेके जाओ। सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आ रहा है। अब देखो हम इसको, अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये
आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये P से E की तरफ ही क्यों लेके जा रहे हो, E से P की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसमें पहले कौन लिखा हुआ है, P, और बाद में कौन लिखा हुआ है, E। तो हमेशा हम पहले वाले से बाद वाले की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें टॉर्क Q की दिशा पता चल गई। अब देखो इस चित्र के हिसाब से टॉर्क Q की दिशा कैसे होगी, लंबवत अंदर की तरफ, लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले हम। अब देखो ये जो सूत्र है हमने जो पीछे काम में लिया था, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र, इस सूत्र में अगर मैं थीटा रख दूं, थीटा का मान 0 रख दूं, थीटा का मान 0 रख दो तो साइन 0 आ जाएगा आपके पास में, और साइन 0 का मान 0 होता है तो टॉर्क Q का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये अवस्था कौन सी अवस्था है जिसमें थीटा का मान 0 आ रहा है? थीटा का मान 0 कब आ सकता है, थीटा का मान 0 तब आ सकता है जब P और E दोनों की दिशा एक ही हो। ठीक है, तो ये तो हो गई E की दिशा। ठीक है, अब P की दिशा भी ये कब होगी, जब इधर माइनस आवेश होगा, इस तरफ माइनस आवेश हो और इस तरफ प्लस आवेश हो। ठीक है, माइनस आवेश है और इधर प्लस आवेश है, तो ये माइनस से प्लस आवेश हो गया। हमेशा हम जानते हैं कि P की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो E की दिशा तो हमको पहले से इस चित्र में दी हुई इधर है, और P की दिशा भी इधर है। ठीक है, दोनों के बीच में जब दोनों की दिशा एक ही हो तो कोण 0 होता है, कोण 0 होता है तो ये अपने पास में आ गया टॉर्क Q बराबर 0। बल तो पहले से ही 0 था, टॉर्क Q भी 0 हो गया, तो इसको अपन कहेंगे संतुलन, कि ना तो ये गति करेगा ना ही ये घूमेगा। अब इसको स्थायी संतुलन क्यों कहा है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना, ध्यान से समझना है स्थायी संतुलन क्यों है। ये देखो ये एक माइनस आवेश है और ये एक प्लस आवेश है, ठीक है, और ये एक विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं देखूं तो प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है। मुझे सोच के बताओ बच्चों की ये प्लस माइनस क्यू आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है, सोचो कि एक लकड़ी है जिस पर एक इस तरफ बल लग रहा है और एक इस तरफ बल लग रहा है। क्या ये लकड़ी गति करेगी, घूमेगी? नहीं। नहीं घूमेगी, क्योंकि एक तरफ से इधर से खिंच रहा है, एक तरफ से इधर से खिंच रहा है, घूमेगी नहीं ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूं, इसको मैं डिस्टर्ब कर देता हूं। ये जो हमारे पास में माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश था, इसको मैं डिस्टर्ब करके ये माइनस क्यू आवेश को तो यही रखता हूं, ठीक है, और प्लस क्यू आवेश को थोड़ा नीचे खिसका देता हूं, यूं कर देता हूं, लकड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा घुमा देता हूं, इस तरफ घुमा दिया हमने। तब क्या होगा, माइनस क्यू आवेश पर तो इस तरफ बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में तो इसके विपरीत दिशा में, और प्लस क्यू आवेश जो है वो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई लकड़ी को इधर से धक्का दे रहा है और इधर से धक्का दे रहा है। अब मुझे बताओ कि लकड़ी घूमेगी क्या? हाँ सर। सर और घूमेगी तो ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेगी? विपरीत विपरीत दिशा विपरीत दिशा में घूमेगी, और जब विपरीत दिशा में घूमेगी तो ये वापस कैसे आ जाएगी, वापस इसी अवस्था में आ जाएगी, 0 डिग्री। वापस इसी अवस्था में आ जाएगी ना। यानी हमने क्या देखा कि ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है, ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में कोई भी अगर लकड़ी होती या विद्युत द्विध्रुव होता जिस पर हम इस तरीके से बल लगा रहे हैं तो वो हमेशा संतुलन में होता, और अगर इस अवस्था को हम थोड़ा सा बिगाड़ भी देते तो ये वापस इसी में घूम के आ जाता। यानी कि ये संतुलन की अवस्था कैसी अवस्था है, स्थायी अवस्था है, इसमें स्थायी रूप से संतुलन में रहता है, हमेशा वापस इसी अवस्था में आ जाता है। अब बच्चों एक दूसरी अवस्था ले रहे हैं हम इसमें, ध्यान से समझना हो दूसरी अवस्था को बच्चों। ये एक प्लस आवेश है, ये एक माइनस आवेश है, ये हो गया हमारे पास में दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। ये है ई की दिशा, किसकी दिशा है ये, ई की दिशा। अब पी की दिशा निकालते हैं अपन, पी की दिशा किधर आएगी, पी की दिशा हमेशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। ये आ गई पी की दिशा, ई की दिशा इस तरफ, पी की दिशा इसके ठीक विपरीत तरफ, दोनों के बीच में कोण कितना आ गया, 180 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया, तो ये कोण हमने लिख दिया 180। अब अपन बल निकालते हैं, ठीक है। तो ये ई की दिशा थी, हम सब जानते हैं प्लस आवेश पर ई की दिशा में यानी इधर बल लगेगा, और माइनस आवेश पर इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो लकड़ी है इस लकड़ी को कोई लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से दबा रहा है। जैसे आपने अपने हाथ में मान लीजिए कि एक टेबल है, उस टेबल को राइट हाथ से तो लेफ्ट में धक्का दे रहे हो और लेफ्ट हाथ से राइट में धक्का दे रहे हो। आपके पास में कोई भी चीज है, अपना मोबाइल है या कोई भी चीज है,
उसको इस तरीके से पकड़ो कि राइट हाथ से उसको लेफ्ट में धक्का दो और लेफ्ट से राइट में धक्का दो, तो क्या वो गति करेगी, घूमेगी? नहीं घूमेगी ना। जैसे ये वस्तु है अपने पास में, इसको कोई इधर से धक्का दे और इधर से धक्का दे तो नहीं घूमेगी, यानी ये अवस्था भी संतुलन की अवस्था है, ये भी संतुलन की अवस्था हमारे पास में है। इसको संतुलन हमने क्यों कहा तो वो भी समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो थीटा है, इस थीटा में मैं अगर 180 रख दूं तो कितना आ जाएगा, साइन 180। और साइन 180 का जो मान होता है वो होता है 0, ये 0। तो वापस अपने पास में टॉर्क क्यू का मान कितना आ गया, 0 आ गया। 100 साइन 180 का मान 0 रखते, टॉर्क क्यू का मान भी 0 आ गया। यानी इस अवस्था में भी इस अवस्था में भी अपने पास में टॉर्क क्यू का मान भी 0 आ रहा है, यानी बलागुण का मान भी 0 और बल का मान भी 0। बल और बलागुण दोनों ही 0 हो तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं ये भी संतुलन की अवस्था है। लेकिन देखना बच्चों, ये हमारे पास में क्या था, प्लस आवेश, ये क्या था, माइनस आवेश, ये क्या था, विद्युत क्षेत्र। माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत और प्लस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूं और डिस्टर्ब करके क्या करता हूं कि जो माइनस आवेश या प्लस आवेश था उसमें से थोड़ा सा इसको घुमा देता हूं। प्लस आवेश को मैं थोड़ा सा यहां रख देता हूं और माइनस आवेश को मैं यहां रख देता हूं। पहले ये ऐसे था, माइनस इधर था और प्लस इधर था और ये लकड़ी थी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो लकड़ी है, इस लकड़ी को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये टेढ़ा कर दिया। अब देखते हैं अब इस पर किस दिशा में बल लगेगा। तो हम सब जानते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस के ऊपर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव एक लकड़ी होता तो क्या ये घूमता? यस सर। बिल्कुल घूमता। किस दिशा में घूमता बच्चों? ये घड़ी की दिशा में घूमता कि घड़ी के विपरीत दिशा में? घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा। और घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ये घूम करके ऐसे हो जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो प्लस क्यू आवेश है वो तो इधर आ जाएगा और माइनस क्यू आवेश है वो इधर आ जाएगा। यानी इसकी नई स्थिति क्या आ जाएगी अपने पास में? नई स्थिति जो आएगी वो नई स्थिति कुछ ऐसी आएगी कि ये प्लस क्यू आवेश इधर आ गया और सॉरी भाई मिस्टेक गलत बोल दिया मैंने, ये माइनस क्यू आवेश इधर आ गया और प्लस क्यू आवेश इधर आ गया। अब मुझे देख के बताओ कि जब हमने इस स्थिति को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव वापस इसी स्थिति में आया कि उल्टी स्थिति में आ गया? उल्टी स्थिति में आ गया। यानी कि ये संतुलन स्थायी, ये वाला जो संतुलन था वो स्थायी संतुलन नहीं था। इसलिए हमने इसको क्या कहा? अस्थायी संतुलन। इसको हमने क्या कहा? अस्थायी संतुलन। अब एक तीसरी अवस्था देखेंगे हम। ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लो इधर है माइनस क्यू आवेश और इधर है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस के ऊपर विपरीत दिशा में, दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ कि जब ये इस तरीके से बल लगेगा तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव घूमेगा या स्थिर रहेगा? घूमेगा। घूमेगा। यस सर। घूमेगा। तो देखो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, एक बच्चे ने ये कहा है कि सर ये थोड़ी देर बाद शो होता है। बेटा थोड़ी देर बाद ही शो होगा और उसका कारण है ये, क्योंकि यहाँ से जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूं उस डायग्राम का डेटा मेरे पास से अपलोड होकर के आपके पास में डाउनलोड होता है। और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में बीच में 1 या 2 सेकंड का, 5 सेकंड का स्पीड के हिसाब से फर्क पड़ता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ मेरी आवाज आप तक पहले पहुंच जाएगी और वो डायग्राम थोड़ी देर बाद में पहुंचेगा। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन क्लास में हमें इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये घूमेगा, यानी कि ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो इसका मतलब टॉर्क क्यू का मान 0 नहीं है। और दूसरा हमें एक तरीके से और पता चल रहा है कि टॉर्क क्यू का मान 0 नहीं है। कैसे पता चल रहा है? तो ये देख लेते हैं हम कैसे पता चल रहा है। हमने यहाँ पर कहा कि ये जो आवेश आपके पास में है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र इनके बीच में कोण 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर टॉर्क क्यू बराबर पी ई साइन थीटा जो सूत्र था, इसमें साइन थीटा में थीटा का मान 90 रख दो तो थीटा का मान 90 रखने पर साइन 90 का मान आता है 1। यहाँ पर 1 रख दोगे तो आपके पास में क्या जाएगा? टॉर्क क्यू बराबर पी इंटू ई। यानी अब की बार टॉर्क क्यू का मान 0 नहीं आया। पिछली 2 कंडीशन में टॉर्क क्यू का मान 0 आया था।
पिछली दो कंडीशन में क्या हो रहा था, एफ भी 0, कुल बल भी 0, ठीक है, और टॉर्क भी 0, दोनों ही 0 है, तो इसको अपन कहते हैं संतुलन की अवस्था, कि यार ना तो ये गति करेगा और ना ही ये घूमेगा, ठीक है। लेकिन तीसरी अवस्था में बल तो 0 है पर बल आघूर्ण 0 नहीं है, बल आघूर्ण 0 नहीं है, इसका मतलब ये असंतुलन की अवस्था कहलाती है। जो तीसरी अवस्था उसको अपन कहते हैं असंतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था जिसमें P और E के बीच का कोण 0 हो, असंतुलन की अवस्था जिसमें P और E के बीच का कोण 180 डिग्री हो, और सॉरी मैं गलती से बोल गया, स्थायी संतुलन की अवस्था जिसमें P और E के बीच का कोण 0 हो, अस्थायी संतुलन की अवस्था जिसमें P और E के बीच का कोण 180 डिग्री हो, और असंतुलन की अवस्था जिसमें P और E के बीच का कोण 90 डिग्री हो। थोड़ा सा ये टॉपिक जो था टफ था, लेंथी था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा टाइम लगाया समझने में, दिशाएं कैसे निकलती है। हम एक छोटा सा टॉपिक अभी और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब से कुछ देर बाद में आपके पास में मैसेज आ गया होगा, केमिस्ट्री की क्लास होगी। मैसेज आ गया है ना, कितनी बजे केमिस्ट्री की क्लास? 8:30 है, 8:20 पे है। हाँ तो 8:20 पे आपकी केमिस्ट्री क्लास है, तो आप केमिस्ट्री क्लास भी अटेंड करें। एक छोटा सा टॉपिक अपन और पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है आवेश वितरण। आवेश वितरण जो है वो दो प्रकार का होता है, संतत आवेश वितरण और असंतत आवेश वितरण। संतत आवेश वितरण का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। देखो, संतत आवेश वितरण का मतलब है कि कोई भी चीज जो दी गई है जिस पर आवेश रखा हुआ है, वो उस वस्तु के प्रत्येक भाग में फैला हुआ हो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। ये हो सकता है कि यहां पर आवेश कम है और यहां पर ज्यादा है, लेकिन होना चाहिए। अगर हर जगह आवेश फैला हुआ है तो हम कहेंगे इसे संतत आवेश वितरण, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसा है कि कुछ जगह तो आवेश है और कुछ जगह आवेश नहीं है, तो इसको अपन कहते हैं आवेश का असंतत वितरण या विविक्त वितरण।